दीपक साहब, जैसे आपने कहा, क्योंकि ये ब्याज दरें घटी हैं, आपकी ईएमआई में काफी बचत होगी। हम्म। बचत का अंदाजा लगा लें तो अगर 20 से 30 साल में 6 से 8% की आपकी ईएमआई घट जाएगी। अगर 6 से 7% से आपकी ईएमआई घट जाए तो आपको, अगर उससे 6 से 7% को अगर आपने एसआईपी में लगा दिया, कुल मिला के अगर 10% अगर आप ईएमआई का कभी एसआईपी में लगा देते हैं, और एसआईपी में 14-15% की रिटर्न अगरचे आ जाती है, लास्ट 20 सालों में 20-22% की भी आईआरआर आई है लोगों की, 25 सालों में। बट अगले 20 सालों में अगर 13 से 14% की भी रिटर्न आ जाए, तो आपने जो भी होम लोन पे पे किया हो एज एन इंटरेस्ट, वो सब आपके एसआईपी की अमाउंट से ही रिकवर हो जाता है। एसआईपी की अमाउंट का असल भी नहीं, ब्याज से रिकवर हो जाता है, क्योंकि कंपाउंडिंग होती है। तो मेरा तो हमेशा ये मानना है कि जब भी आप ईएमआई लें तो उसका 10% हमेशा करें एसआईपी के माध्यम से। 14-15% की कंपाउंडिंग की उम्मीद पे करेंगे तो जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट आप दे रहे हैं पूरी रिकवर हो जाएगी। अगर आप ये मैथ करेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कंपाउंडिंग का इतना पावर है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, जाहिर सी बात है, बहुत लोग ये करते नहीं है। अब आपको अगर 6 से 7% की कटौती मिली है ईएमआई में, तो उसको खर्च करके कंजम्पशन बढ़ाने के बदले आप इसको डेफिनेटली रेट्रोस्पेक्टिवली, अगर आप नहीं कर सकते हैं, नेचुरल की बात है, अगर ये प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करेंगे कि 10% आपकी जो ईएमआई है, अगर उसकी आप एसआईपी करते हैं, तो एक्सेल शीट पे आंकड़े करके देखें, जो भी आपका ईएमआई का ब्याज होगा 20 सालों का, वही दौर में अगर आपने 10% की अपने ईएमआई जितने की, अगर समझो आपकी 50,000 की ईएमआई है, तो 5,000 का एसआईपी करना है। So this math can recover all the interest which you end up paying in couple of decades.